नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बालकों से संबंधित समस्याएं एवं विधिक उपचार पर। बातचीत के लिए हमारे साथ हैं प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड भोपाल आदरणीय श्रुति जैन जी। मैम, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार चित्रा जी, धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आपके सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगी कि मैं प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में किशोर न्याय बोर्ड भोपाल में पदस्थ हूँ और बालकों से संबंधित सभी प्रकार के केसेस मेरे द्वारा देखे जाते हैं। जी धन्यवाद, आप यहाँ आई आज इस कार्यक्रम में। दर्शकों, जैसा कि हमारा आज का विषय है किशोर बालकों से संबंधित समस्याएं एवं विधिक उपचार, तो आज हम खास तौर से चर्चा करेंगे कि जो बच्चे होते हैं उनके द्वारा किस तरह के अपराध किए जाते हैं और बच्चों के विरुद्ध किस तरह के अपराध किए जाते हैं, और कोई बाल श्रम कराता है या किसी भी तरह से बच्चे को किसी तरह की कोई हानि पहुंचाने की कोशिश करता है या उसके खिलाफ कोई भी ऐसी साजिश करता है, तो उसके लिए क्या कानून में प्रावधान किए गए हैं और किस तरह से बच्चों को सुरक्षित किया जा सकता है कानून के माध्यम से, आज हम खास तौर से इसी पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम है और इसके माध्यम से आप सीधे हमसे जुड़कर सवाल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। दूसरा नंबर है 0755-266-0049। टेलीफोन नंबर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और जो भी समस्या है इस मंच के माध्यम से आज के इस विषय में आप हमारे सामने रख सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं। मैडम, जैसा कि विषय है हमारा, चूँकि आप किशोर न्याय बोर्ड में पदस्थ हैं और प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य कर रही हैं, तो सबसे पहले तो जो ये कानून बना है किशोर न्याय अधिनियम, इसमें क्या खास प्रावधान किए गए हैं, मुख्य चीज़ें क्या हैं इस कानून की? मैं बताना चाहूँगी कि ये किशोरों के लिए सबसे पहले तो हम जान लेते हैं किशोर कौन है इस अधिनियम के अंतर्गत। जी, कोई भी बालक जिसकी उम्र 18 वर्ष के अंदर है वह इसमें किशोर की श्रेणी में आता है। जी। इस अधिनियम के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि संपूर्ण भारतवर्ष और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह समझा गया कि किशोरों की कुछ अलग आवश्यकताएं हैं, तो उनके लिए अलग अधिनियम की भी आवश्यकता है। इसलिए इस अधिनियम को भारत में भी बनाया गया सर्वप्रथम वर्ष 2000 में। उसके बाद समय समय पर उसमें कुछ चेंजेस होते रहे। उसके बाद अभी जो कानून लागू है वह 2015 का अधिनियम है। उसमें जैसे कि मैंने बताया, उसमें 2 तरीके के बालकों को परिभाषित किया गया है। एक वह बालक जिनके द्वारा कोई अपराध कारित किया गया है, जिन्हें किशोर न्याय बोर्ड, जिसकी मैं प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट हूँ, उनके द्वारा उसको देखा जाता है, वह हैं। दूसरे बालक ऐसे हैं जिनके द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया गया है, परंतु उन्हें किसी प्रकार के संरक्षण की आवश्यकता है, तो उस प्रकार के बालकों को भी उसमें परिभाषित किया गया है और उसके लिए एक अलग कमिटी का गठन किया गया है। चित्रा जी, मैं बताना चाहूँगी, तो वह कमिटी उस प्रकार के बच्चों को देखती है। उसमें ऐसे कुछ बच्चे आते हैं जिनके संबंध में कोई अपराध किए जा रहे हैं, या उनके माता पिता नहीं हैं, या माता पिता हैं पर वह अच्छे से उनको देखरेख संरक्षण नहीं कर रहे हैं, या उनको ट्रैफिकिंग में भेजने वाले हैं। इस तरीके के बालकों को उसमें देखा जाता है और उनके संबंध में सभी प्रकार के फैसले लिए जाते हैं। जी मैडम, इस बीच एक कॉलर हैं जबलपुर से, बिल्कुल अशोक जी हैं, हम उनका सवाल लेते हैं। अशोक जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। अशोक जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? बच्चों को तंग किया जाता है, कभी कभी शिक्षक भी तंग करने लग जाते हैं, उनको डराते धमकाते हैं, मारते पीटते हैं, तो इसके लिए क्या है कानून में? क्योंकि क्या है कि बच्चों को स्कूल बदलना पड़ता है जी, तो उनकी परेशानी बढ़ जाती है। इसके लिए किससे शिकायत करना चाहिए? अशोक जी, आप अपना सवाल फिर से दोहराएंगे क्योंकि आपकी पूरी आवाज सुनाई नहीं दी है। बच्चों को स्कूल में कभी कभी तंग किया जाता है। जी जी, तो ध्यान नहीं देता वहाँ पर। जी, तो इस संबंध में मैं बताना चाहूँगी, जैसा कि आपका प्रश्न है कि यदि शिक्षकों के द्वारा इस प्रकार के कोई भी बच्चों को परेशान किया जा रहा है, तो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जितने भी प्रावधान आम लोगों पर लागू होते हैं, यदि इस प्रकार के सीरियस कंसर्न कुछ आपको दिख रहे हैं कि
शिक्षक के द्वारा कोई टॉर्चर किया जा रहा है तो आप वहाँ पर थाने में जाकर एफआईआर कर सकते हैं और सामान्य प्रक्रिया जो फॉलो होती है वह उस संबंध में भी फॉलो हो जाएगी। जी मैडम, इनका जो सवाल था तो शिक्षक के अलावा भी जैसे एक सामान्य सवाल था कि बच्चों को परेशान किया जाता है, तो कई बार साथ के बच्चे भी कर सकते हैं, कई बार रैगिंग वाली समस्याएं भी होती हैं। बिल्कुल। तो यदि कोई बच्चे आपस में कर रहे हैं तो उसके लिए क्या उपाय है? चित्रा जी, यही हमारा आज का जो टॉपिक है और अधिनियम है कि यदि बच्चों के द्वारा कोई भी ऐसे अपराध किए जाते हैं जो किसी बड़े व्यक्ति के द्वारा किए जाते, तब उनके लिए जो प्रावधान होते वही प्रावधान उनके लिए हैं, बस उसमें उनको सजा और बाकी चीज़ों की प्रक्रिया इस अधिनियम में दी गई है। तो वह उसमें भी यदि सिर्फ बच्चे उस केस में इन्वॉल्व हैं तो एफआईआर सिर्फ बच्चों के खिलाफ नहीं हो सकती, लेकिन इस्तगासा उसको हम कहते हैं वह उनके खिलाफ हो सकता है और आप शिकायत कर सकते हैं वहाँ पर जाके संबंधित थाने में बच्चों के संबंध में भी। जी, एक और कॉलर है बाराबंकी से, उनका सवाल लेते हैं। नंद स्वरूप जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? आप हमारे नियमित दर्शक हैं, स्वागत है आपका। मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो छोटा बच्चा है जो अनाथ हो जाता है उसका कोई संरक्षण किट बनता है, तो ऐसी दशा में उसका दायित्व क्या होता है? बच्चे की संपत्ति को फायदा पहुँचाना कि वो संरक्षण बनने वाले व्यक्ति के द्वारा उसको नुकसान पहुँचाना? जी, किसके दायित्व की बात कर रहे हैं आप? जो संरक्षण बनता है बच्चे का, संरक्षण इसका बन रहे हैं, संरक्षक का दायित्व। जी जी, उसका दायित्व क्या होता है? जी जी जी, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। जी, सबसे पहले तो आपके सवाल के संबंध में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यदि किसी बच्चे को किसी के द्वारा अडॉप्शन की जो बात कर रहे थे किया जाता है, तो वह भले ही कोई रिश्तेदार भी क्यों ना हो, संरक्षक क्यों ना हो, तो उसको विधिक प्रक्रिया के आधार पर ही करना होगा। अन्यथा वह अडॉप्शन यदि किसी रिश्तेदार के द्वारा भी किया गया है तो वह विधिक उसमें नहीं माना जाता है और उसके लिए सज़ा है। तो पहले तो ये देखना आवश्यक है कि यदि कोई बच्चा अनाथ है, जैसा कि आपके द्वारा कहा गया, और यदि उनके द्वारा बिना किसी लीगल प्रक्रिया के उस बच्चे को अडॉप्ट कर लिया गया है, तो सबसे पहले तो वह ऐसा कर नहीं सकते हैं, तो उनको उस संबंध में पहले कार्रवाई करनी होगी। दूसरी, उनकी यदि आप प्रॉपर्टी वगैरह के संबंध में बात करें तो 18 वर्ष की उम्र तक वह उनके प्रॉपर्टी की देखभाल करते हैं, परंतु वह उसको किसी भी प्रकार से कोई हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। उनके पूरे दायित्व उस बच्चे के हितकारी उसमें होने चाहिए और उन्हें देखना होगा कि ये जो भी संपत्ति आदि है वह सिर्फ और सिर्फ बच्चे के लिए उपयोग की जाए। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने नंद स्वरूप जी। हमें उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। मैडम, हम चर्चा कर रहे हैं बालकों से संबंधित समस्याओं पर, तो चूंकि आप वहीं पर कार्यरत हैं, तो किस तरह की समस्याएं, किस तरह के प्रकरण आपकी नज़र में आते हैं जो बालकों से संबंधित हैं? चित्रा जी, अच्छा सवाल है आपका। मैं बताना चाहूँगी आपके दर्शकों को कि अभी देखने में आ रहा है कि बाल अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसीलिए अधिनियम बनाया गया और चाहा गया कि आगे से उनसे ऐसे कोई अपराध ना हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि चोरी से संबंधित, रेप, मर्डर, ये सारे अपराध, या फिर मारपीट, या फिर ट्रेनों में चोरी, इस प्रकार के सभी अपराध बालकों के द्वारा किए जाते हैं और उस प्रकार के बालक हमारे समक्ष आते हैं। जैसा आपने बताया कि सभी तरह के प्रकरण आ रहे हैं आपके यहाँ, तो यदि कोई बालक दोष सिद्ध हो जाता है कि भाई उसने अपराध किया है, विधि विरुद्ध कार्य किया है उसने, और ये चीज़ सिद्ध हो जाती है, तो फिर अगर वो बालक की श्रेणी में है तो दंड का क्या प्रावधान है? चित्रा जी, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि यदि वही अपराध, जैसे कि मारपीट का अपराध किसी बड़े वयस्क व्यक्ति के द्वारा किया जाए, तो अपराध तो सेम है लेकिन प्रावधान सज़ा के अलग हैं। तो हमारे यहाँ जो किशोर न्याय अधिनियम है उसके अंतर्गत यदि हम पाते हैं कि बच्चे के द्वारा ऐसा कोई भी अपराध किया गया है, तो चाहे कोई भी सज़ा उस कानून में दी गई हो, जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर लें कि किसी के द्वारा मर्डर किया गया है, तो उसके लिए आजीवन कारावास या मृत्युदंड है। परंतु यदि वही अपराध बच्चे के द्वारा किया गया है तो हम उसको समझाइश या फिर उसको हम सामुदायिक सेवा कि वो जाके किसी भी हॉस्पिटल या स्कूल में किसी भी प्रकार की वो करे, या हम उसको बॉन्ड भरवा सकते हैं मैडम जी, या फिर हम उनको बोल सकते हैं कि हमको लगता है कि वह नशे के कारण ऐसा अपराध करा है उसने, तो हम उनको नशा मुक्ति केंद्र भेज सकते हैं। हम उनको इस प्रकार का आदेश भी दे सकते हैं कि वह जाकर स्कूल अटेंड करें। ऐसे सभी उनके पेरेंट्स को हम
फाइन कर सकते हैं कि इसमें ऐसी राशि जमा करें। इन सभी प्रकार की सजाएं हम उनको दे सकते हैं। एक कॉलर और छत्तीसगढ़ से हम उनका सवाल लेते हैं। विजय जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। जी मैम नमस्कार। मैम नमस्कार मेरा जी। सवाल तो बालकों से संबंधित है, लेकिन उससे पहले मैं एक महत्वपूर्ण चीज पूछना चाहता हूँ मैम। जी जो विधिक सहायता है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में मैं केस लगाया था मैम, जी तो उसमें जो पैनल अधिवक्ता होते हैं मैम, उसमें अगर उनके पास भेजते हैं ना जो सचिव सर, जी तो वो केस को लड़ने के लिए पैसा मांगते हैं मैम कि अगर आप पैसा हमको हायर करेंगे तभी हम जी। आपका केस लड़ेंगे, वरना हम आपका केस लड़ेंगे नहीं। आप चाहे तो सचिव को बताओ, राज्य विधिक सेवा में जाओ या राष्ट्रीय विधिक सेवा में जाओ, ऐसा बोलते हैं पैनल अधिवक्ता वकील के द्वारा। इसी बारे में मैं मार्गदर्शन चाहता हूँ। आपकी समस्या को हम समझ पा रहे हैं और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो भी पैनल लॉयर्स होते हैं वो आपको जो भी विधिक सहायता प्रदान करने के लिए उनको नियुक्त किया गया है, उनको शासन से उस चीज़ के लिए पैसा मिलता है, तो आपसे पैसा वह नहीं मांग सकते। उनका ऐसा कह देना कि आप जहाँ चाहें शिकायत कर दें, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे कोई भी पैसा मांग सकते हैं। आप जाकर सचिव को इस संबंध में बताएं, वह आपकी अवश्य रूप से सहायता करेंगे। आप वहाँ जाइए वह और आप उनको बताइए कि पैनल लॉयर द्वारा अतिरिक्त कोई राशि आपसे मांगी जा रही है, तो वह आपकी सहायता करेंगे, वह उनको निर्देशित करेंगे, क्योंकि वह ऐसा नहीं कर सकते हैं। अनएथिकल भी है ये। हाँ, ये अनएथिकल भी है और विधिक भी नहीं है। उनको उस चीज़ के लिए अन्यत्र उससे पैसा मिलता है, तो वह आपसे पैसा नहीं मांग सकते। बिल्कुल विजय जी, जैसा कि हमारी मैडम ने बताया, एक्सपर्ट ने, कि यदि ऐसी कोई आपके सामने प्रॉब्लम आती है तो जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में सचिव होते हैं, आप उनको शिकायत करें कि भाई आपकी पैनल है और आपके पैनल लॉयर इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं और इनके खिलाफ जो उचित कार्रवाई है वो की जाए, तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और वो इस तरह के आगे से कोई कार्य नहीं करेंगे। मैडम, हम चर्चा कर रहे हैं जिस तरह से कि जो बालकों से संबंधित समस्याएं हैं, तो अभी जैसा आपने बताया कि बच्चों को गंभीर दंड नहीं दिए जाते हैं क्योंकि उनको जी एक और कॉलर आ गए हैं, हम उनका सवाल लेते हैं भोपाल से। रमेश जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। मैडम जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो बच्चे 18 वर्ष से ज़्यादा के हो जाते हैं उनके लिए कोई सजा का प्रावधान है क्या एक्ट में? स्पष्ट थोड़ा सा सवाल। 18 से ऊपर के जो बच्चे हैं उनके लिए सजा का क्या प्रावधान है? देखिए, अधिनियम में 18 से नीचे के जो लोग हैं उनको ही बालक बताया गया है। 18 से ऊपर के जो लोग हैं उनको बालक नहीं माना गया है। वो सामान्य वयस्क व्यक्ति की तरह जो भी सजा के प्रावधान और लोगों पर लागू हैं उन पर लागू होते हैं समान रूप से। तो सजा के प्रावधान बालकों के लिए 18 वर्ष से कम जो हैं उनके लिए अलग हैं, बाकी 18 से ऊपर जो भी हैं उनके लिए समान प्रावधान जो किसी भी अधिनियम में दिए गए हैं वो लागू होंगे। जी, आपने जैसा कि सुना कि जो भी वयस्क है उसके लिए जो सजा है वो ही 18 से ऊपर के बालक, वो बालक नहीं कहलाएगा, वो बालक नहीं, वो बालक की श्रेणी से हटकर वो वयस्क की श्रेणी में आ जाता है। और जो भी दंड के प्रावधान आईपीसी में है वो उससे दंडित पाने के लिए अधिकारी होगा। जी मैडम, हम चर्चा कर रहे हैं जैसा कि आज का विषय भी है कि बालकों का अपराध यदि बालकों से होता है तो सजा कम होती है। अब एक जो बहुत हम देखते हैं कई जगह ये चीज़ें सुनने में आती, देखने में आती है कि जो कुछ लोग होते हैं खुद अपराध नहीं करते, वो बच्चों से वो अपराध करा लेते हैं। आपके सामने भी ऐसे केसेस आते होंगे कि उन्हें मालूम है इसमें सज़ा कम होनी है, चोरी है, कहीं जाना है, इस तरह के अपराध जहां बच्चों को इन्वॉल्व करके कि उनको सज़ा भी कम होगी और उनका मकसद भी पूरा हो जाएगा। बिल्कुल। तो बच्चों को अपराध में लिप्त करके यदि उनसे कोई अपराध करवाया जाता है तो ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होती है, बच्चों पर भी और लोगों पर भी? बिल्कुल चित्रा जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। इस संबंध में मैं बताना चाहूंगी कि यदि कोई अपराध किसी वयस्क द्वारा किसी बालक से कराया जाता है तब जो सजा आईपीसी में है वो तो है ही, उसके अतिरिक्त ये जो किशोर न्याय अधिनियम है उसमें एक अलग से अध्याय बनाया गया है इस चीज के लिए। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताना चाहूंगी कि ड्रग्स पेडलिंग एक बहुत आम चीज अभी हो गई है और बच्चों के माध्यम से कराया जाता है क्योंकि आसान होता है, बच्चे आसानी से पकड़े नहीं जाते। तो उसके लिए जो सजा बाकी कानून में है वह तो है ही, और उसके अतिरिक्त सजा भी इस कानून के अंतर्गत बनाई गई है। और उसमें यदि हम यह भी पाते हैं कि बालक की कोई गलती नहीं थी और बालक को सिर्फ एक मोहरा बनाया गया तो हम उस बालक को उस अपराध में सजा देने से विमुक्त भी कर सकते हैं।
तो इसके लिए अलग से प्रावधान है। तो जो प्रावधान अन्य अधिनियमों में है वो तो है, और ये जो किशोर न्याय अधिनियम में है उन प्रावधानों के अंतर्गत भी वो सजा प्राप्त करने के अधिकारी हो जाएंगे। जी, एक और कॉलर है भोपाल से, हम उनका सवाल लेते हैं। शहजान जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। मैम ये पूछा था, निर्भया कांड के बाद जो एक्ट में संशोधन हुआ उसमें सजा में क्या चेंजेस हुए हैं? जी, निर्भया कांड के बाद। जी मैम। जी, तो उसके बाद में आपको एक आवश्यक चेंज जो हुआ है उसके बारे में बताना चाहूँगी, क्योंकि देखने में आ रहा था कि 16 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं वह काफ़ी गंभीर अपराधों में संलिप्त हो रहे हैं। तो उसके लिए 16 से 18 वर्ष के लिए सज़ा तो ऐसी कोई चेंज नहीं हुई, पर उसके लिए एक प्रारंभिक निर्धारण की एक मापदंड आ गया है कि यदि कोई बच्चा कोई गंभीर अपराध करता है तब हम देखेंगे कि क्या उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति ऐसी थी कि वह उसकी गंभीरता को समझता था, और यदि बोर्ड यह पाता है कि वह सब कुछ समझता था तो उसका जो ट्रायल है वो वयस्क व्यक्ति की तरह चलेगा, सामान्य व्यक्ति की तरह। फिर उसको वही सब सज़ा होगी जो किसी वयस्क को उस केस में होती है। जैसा कि रेप के केस की यदि हम बात करें तो आजीवन कारावास, मृत्युदंड, जो भी सज़ा उसके लिए होती है वह पाने का अधिकारी हो जाएगा। तो यह मापदंड हर एक व्यक्ति जो 16 से 18 का है उसके लिए बनाया गया है संशोधन के ऊपर। मैडम, जैसा इनका सवाल था उसी से निकलकर एक बात और एक सवाल निकल के आता है कि जहाँ भी गंभीर अपराध होते हैं तो वहाँ पर पेरेंट्स की या जो भी उसके संरक्षक होते हैं उनकी कोशिश ये होती है कि बच्चे की उम्र कम बताई जाए और किशोर न्याय बोर्ड में केस चलाया जाए, क्योंकि उसको सज़ा कम होगी या नहीं के बराबर होगी। अब ऐसी स्थिति में यदि कोई झूठे दस्तावेज पेश करता है या कहता है कि इसकी उम्र कम है, तो फिर बोर्ड किस तरह से उसकी उम्र का आकलन करती है? और आपने बताया कि वो देखा जाता है कि वो बच्चा वयस्क था, किन मन स्थिति से था और ये अपराध, जघन्य अपराध उसने कैसे किया, तो इसका आकलन कैसे किया जाता है? चित्रा जी, आपने बिल्कुल सही बात पॉइंट आउट करी कि ऐसा लोगों को पता चल गया है, क्योंकि कुछ कानून के बारे में कि किशोर के रूप में यदि उसकी ट्रायल होगी तो कम सज़ा पाएगा, तो इसलिए कुछ दस्तावेज वह ऐसे प्रस्तुत कर देते हैं। तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि इस अधिनियम में धारा 94 के अंतर्गत बताई गई है प्रक्रिया कि हम किस प्रकार से देखेंगे कि कोई व्यक्ति जिसको हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है वह बालक है या नहीं। तो उसके लिए सर्वप्रथम तो यदि वह देखने से ही बालक लगता है तो बोर्ड इस तरीके का ऑब्जर्वेशन नोट कर सकता है कि यह बालक है, परंतु उसके उपरांत भी कभी कभी एक उस एज में समझ पाना संभव नहीं हो पाता है कि उसकी एज 16 है या 18 है। तो उसके लिए 10वीं की मार्कशीट यदि वह पढ़ा लिखा है तो, और यदि 10वीं की मार्कशीट नहीं है तो उसके स्कॉलर रजिस्टर जहां वह सर्वप्रथम किसी स्कूल में पढ़ा है तो स्कूल के द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र, जो उसकी जन्म तारीख का प्रमाण पत्र है वह। और यदि वह कभी कभी चित्रा जी ये ऐसा भी हो सकता है कि वह पढ़ा लिखा ना हो, कभी स्कूल ना गया, बिल्कुल संभव है, हमारे यहाँ ऐसा हो सकता है, तब उसके लिए उसका जन्म प्रमाण पत्र जो किसी भी नगर निगम, नगर पालिका या कॉरपोरेशन या फिर पंचायत के द्वारा जारी किया गया है वह मान्य होगा, उसमें जो जन्म तिथि लिखी है वह लागू होगी। यदि ये सब भी नहीं है तब हम मेडिकल टेस्ट, ऑसिफिकेशन टेस्ट जो हड्डियों से संबंधित होता है वह, या कोई भी अन्य टेस्ट जो ऐसा हो जो उसकी एज निर्धारित करने में मदद कर सके, उसकी ओर अग्रसर होते हैं और इस तरीके से हम निर्धारित करते हैं। तो जो आपने बात कही कि कोई नकली दस्तावेज प्रस्तुत कर देता है, कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि नकली दस्तावेज आ गए हैं, तो हम उसका इस तरीके से आकलन करके और यदि पाते हैं कि ये वयस्क है तो हम उसका केस रेगुलर कोर्ट में ट्रांसफ़र करवा देते हैं, फिर उसकी ट्रायल वहाँ पर वयस्क के रूप में चलती है। बिल्कुल, कानून के हाथ बड़े हैं, उससे कोई नहीं बच सकता, ये कहावत सही है। मैडम, हम जब बच्चों से संबंधित समस्याओं की बात कर रहे हैं तो कानून की परिभाषा में गुमशुदा व्यक्ति, गुमशुदा बालक की श्रेणी में किन लोगों को माना गया है? गुमशुदा व्यक्ति की श्रेणी में चित्रा जी मैं बताना चाहूँगी आपके सभी दर्शकों को कि वह बच्चा जो अपने परिवार से बिछड़ गया है वह उसमें आ जाएगा और ऐसा कोई भी बच्चा जिसके माता पिता खुद उससे दूर हो गए हैं या वह खुद कहीं चला गया है तो वह सब गुमशुदा की श्रेणी में आ जाएगा। मैडम, एक कॉलर इस बीच लाइन पे हैं, हम उनका सवाल लेते हैं भोपाल से। प्रतिभा जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है, बताइए क्या पूछना चाहती हैं?
जी धन्यवाद। जी नमस्कार। मैं पूछना चाह रही हूँ कि जो बच्चे जुवेनाइल में अपीयर होते हैं, जो बोर्ड के सामने आते हैं बच्चे, उनके जीवन में बाद में कोई प्रभाव पड़ता है क्या? जैसे वो जॉब करते हैं, सर्विस में जाते हैं, तो 2 सिद्धि के बाद में कोई प्रभाव पड़ता है क्या उनका? जी बहुत अच्छा सवाल, गंभीर सवाल है। बिल्कुल, ये बहुत आवश्यक सवाल भी है और दर्शकों को इसके बारे में जानना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब बाल अवस्था में ऐसे अपराध होते हैं तो मनोस्थिति ऐसी नहीं होती है बच्चों की कि वो समझ पाएं, गलती से उनसे अपराध हो जाते हैं, तो जो कानूनी सजा है तो वह तो है ही। उसके अतिरिक्त मैं बताना चाहूँगी कि यह अधिनियम इन सारी बातों को ध्यान में रखता है और इसमें यह प्रावधान है कि यदि कोई बच्चे को दोषित भी किया गया है, कितना ही गंभीर अपराध हो उसके लिए, तो वह आगे किसी भी जॉब या ऑक्यूपेशन में जाता है तब भी यह अपराध उसकी किसी भी तरीके से उसमें बाधक नहीं बन सकता है जी। इस अपराध के संबंध में सारे रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय करने का भी नियम है कि बालक के संबंध में कोई भी रिकॉर्ड यदि हैं तो उन्हें डिस्ट्रॉय किया जाए। दूसरा एक आवश्यक चीज़ इस संबंध में, क्योंकि यह सवाल निकला है, तो मैं बताना चाहूँगी कि पुलिस को भी जब वो सर्टिफिकेट देते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जब कुछ जॉब्स में चाहिए होता है, तब भी उनको भी इस प्रकार के जो भी रिकॉर्ड हैं उसके संबंध में वह डिस्क्लोज़र नहीं कर सकते हैं। यदि वह डिस्क्लोज़र करते हैं तो इसी अधिनियम में उनके लिए भी सज़ा है। तो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी करते वक्त भी उन्हें ध्यान रखने की आवश्यकता है। पहचान भी गुप्त रखी जाएगी और पहचान से संबंधित यदि कोई भी बात बाहर कर दी गई तो वह भी एक अपराध है। बिल्कुल, काफ़ी प्रावधान किए गए हैं जिससे बच्चे सुरक्षित रहें। संक्षिप्त में क्या संदेश देना चाहेंगे आप इस मंच के माध्यम से? मैं बताना चाहूँगी चित्रा जी आपके सभी दर्शकों को कि यह बालक जब अपराध करते हैं तो उसमें से 80% बालक ऐसे होते हैं जिनको अपने अपराध के द्वारा किए गए उसकी गंभीरता पता नहीं होती है। तो जब वे सोसाइटी में वापस आए तो हमें उन्हें खुले दिल से अपनाना है। मैंने देखा है, क्योंकि हम रोज़ बच्चों से मिलते हैं, तो उनका कहना होता है कि जब से हम वापस गए हैं तो लोगों का रुख हमारे प्रति चेंज हो गया है। तो सबसे बड़ा संदेश तो यही है कि जब वह गलती करके और अपनी सज़ा पाकर आते हैं तो उन्हें अच्छे से अपनाइए और उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास कीजिए। इसी प्रकार से मैं जो बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल के लिए भी बहुत आवश्यक है कि वह समय समय पर इस तरीके की शिक्षा प्रदान करने की कोशिश करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आजकल के टेक्नोलॉजी वाले ज़माने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे जानते ही नहीं है कि वो कर रहे हैं और ये अपराध है। बिल्कुल। तो इसकी शिक्षा दिया जाना बहुत आवश्यक है समय, और इसकी शिक्षा बहुत ही प्रारंभिक स्तर से दिया जाना आवश्यक है। आजकल समझदारी इतनी आ गई है कि आप 3rd 4th स्टैंडर्ड से भी ये शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। चित्रा जी बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच के माध्यम से आज आपने इस कानून के बारे में बहुत अच्छी जानकारियाँ दी। दर्शकों, जैसा कि आज की चर्चा में हमने देखा कि बालकों के प्रति अपराध होना, उनके साथ अपराध करना और उनके द्वारा अपराध करना सभी कुछ गंभीर है। ज़रूरत है इनके बारे में जागरूक होने की, और इसमें मुख्य भूमिका स्कूल को निभाना होगी और समाज को निभाना होगी कि यदि कुछ हो भी जाता है तो वो खुले दिल से उन बच्चों को अपना के वापस पुनः गलती करने के लिए ना भेजें। और दूसरी चीज़ कि स्कूल को बचपन से ही स्कूलों में इस तरह की शिक्षा देना अनिवार्य कर देना चाहिए। आज हम आपसे यही विदा लेते हैं। अगले अंक में फिर किसी नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।